माह सयाम, जिसके दौरान मुल्क का सियासी पारा हाई रहा। PTI ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रुकवाने के लिए कल अदालत से रुजू किया। सच उनको रिलीफ नहीं मिला, भले नोटिस हुआ, इलेक्शन कमीशन से भी जवाब तलब किया गया, लेकिन वो रिलीफ नहीं मिला जो कि PTI चाहती थी। और आज 9 मुंतखब सेनेटर्स ने हलफ भी उठाया। हलफ बर्दारी की तकरीब को चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग नून के सरदार सैदाल खान डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुए और उनके मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए थे। और दूसरी जानिब ईद के बाद अपोजिशन जमातों ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI वट एवर यू से इट, उनकी तरफ से कहा गया कि हम एहतजाज करेंगे। बिल्कुल जी, तो इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़्ज़ियाकार हैं मुज़म्मिल सरवरदी साहब। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहला कॉमेंट तो ज़ाहिर है सेनेट के हवाले से आपसे लेना ज़रूर चाहेंगे कि चेयरमैन भी मुंतखब हो गए, डिप्टी चेयरमैन भी मुंतखब हो गए और ऐसे में PTI की बात की जाए तो बाइकआउट भी उन्होंने किया और उसके साथ साथ अदालत को भी रुजू किया जहां से रिलीफ उनको नहीं मिला। PTI के हिस्से में क्या आया ये सब करने के बाद? नहीं, देखिए, आपने सेनेट के इंतखाबात पंजाब में कंसेंसस से लड़े, बल्कि अनअपोज हो गए लोग पंजाब में। तो PTI के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने हुक्मरान इत्तेहाद का और तहरीक इंसाफ की अंडरस्टैंडिंग देखी है पंजाब में कि इन्होंने सीटों में आपस में अंडरस्टैंडिंग की और वहाँ से अनअपोज सेनेटर्स हुए। फिर हमने सिंध में भी देखा कि उन्होंने बाइकाट करके अनअपोज का रास्ता बनाया। हर जगह डिफरेंट स्ट्रेटजी है। पंजाब में हमने देखा कि वो हुकूमत के साथ मिलकर लड़ रहे थे, सिंध में हमने देखा वो बाइकाट कर रहे थे, KP में हमने देखा कि वो सेनेट का इंतखाब रोक रहे थे। उन्होंने नहीं लिया MPS से मखसूस नशिस्तों वाला, जिसकी वजह से सेनेट का इंतखाब रुक गया। बलूचिस्तान में उनकी कोई प्रेजेंस नहीं, वहां पे भी सब अनअपोज हो गए। तो एक स्कैटर्ड सी स्ट्रेटजी हमें PTI की नजर आई। चारों सूबों में अलग अलग स्ट्रेटजी थी, एक स्ट्रेटजी नहीं थी। इस्लामाबाद में पंजाब से भी मुख्तलिफ स्ट्रेटजी थी और इन दी एंड फिर जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब था तो फिर भी उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं थी कि वो क्या करें। बाइकाट तो कोई हिकमत अमली नहीं। जब आपने स्पीकर का इंतखाब लड़ा है, आपने वजीर आजम का इंतखाब लड़ा है, आपने डिप्टी स्पीकर का कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा है, आपने सूबों के वज़राए आला के इंतखाब लड़े हैं, तो सेनेट के चेयरमैन का बाइकाट करने की तो कोई खास वजह समझ नहीं आती है। अगर ना करते तो इनके हिस्से में कुछ आता, चूंकि तब भी तो नंबर गेम यूसुफ रजा गिलानी साहब के हक में ही थी। ये वजह नहीं होती। आप इंतखाब में सिर्फ जीतने के लिए हिस्सा नहीं लेते, निजाम का हिस्सा रहने के लिए निजाम का हिस्सा रहने के लिए हिस्सा लेते हैं। वो क्या है, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। बहुत सही बात आपने की मुज़म्मिल साहब। ये प्रोसेस का पार्ट तो आपको बनना ही होता है। ऐसा तो नहीं कि आप हर चीज़ बाइकआउट करके बैठ जाएगी। वो चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही तो वो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। तो इस तरह का एटीट्यूड ऑब्वियसली इसी हवाले से अगर देखा जाए तो फिर हाथ तो कुछ ना आया, कुछ भी हाथ ना आया और कोई ऐसी आपकी हिकमत अमली भी नहीं सामने आई कि उस बाइकाट का कोई अखलाकी वजन हो। मतलब आपने पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन की कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाए। मर्जी के हाई कोर्ट में आप गए, पेशावर हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया। आप उसके बाद सेनेट का इंतखाब रुकवाने के लिए पहले पेशावर हाई कोर्ट गए, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा हलफ लें हर सूरत, आपने हलफ नहीं लिया। फिर आप पेशावर हाई कोर्ट छोड़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए क्योंकि आपको पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए। मैंने कहा एक यकसुई भी नजर नहीं आए और ऐसे लगा कि वो खुद को मजीद दलदल में लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है जो KP में सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए हैं वो आगे उस पे काफी सख्त कार्रवाई होगी कोर्ट्स की जानिब से भी। और मुझे लगता है के लिए और मुश्किल हो सकती है। देखें जी, इंतखाब का रास्ता रोकना आइन का रास्ता रोकना है और खुद PTI जो है पहले पंजाब और KP के इंतखाबात ना होने पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा करती रही है। तो अब जब खुद उन्होंने सेनेट का इंतखाब रोका है तो उन पर आर्टिकल 6 नहीं लग सकता है। ये अहम बात। लेकिन जो उनका जवाब है उस पर भी कमेंट जरूर कीजिएगा। वो कहते हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है तो इसलिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब नहीं होना चाहिए था। मुज़म्मिल साहब, वैसे माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल हो लेकिन प्रोसेस आगे बढ़ा हो किसी भी तरह से? कुछ सेनेटर्स अगर कल रिजाइन कर दें या हलफ ना उठाएं, आज भी 2 सेनेटर्स ने हलफ नहीं उठाया तो क्या चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब नहीं हुआ? फर्ज कर लें कल एक सियासी जमात जीतने के बाद ये फैसला करती कि हमने हलफ नहीं उठाना,
तो क्या फिर हम पूरा निजाम मुअत्तल होकर रह जाता? ये बात भी वैलिड है। ऐसे में पीटीआई की स्ट्रैटेजी जो कहते हैं कि हम मज़ाहमत की तरफ ही जाएंगे और ईद के बाद एहतजाज की जो बात की जा रही है, आपको नजर आ रहा है कि वाकई वो मज़ाहमत ही की पॉलिसी होगी? क्योंकि कुछ खबरें आती हैं कि शायद साथ साथ मफाहमत का रास्ता भी ढूंढा जा रहा है। पंजाब में मुझे मज़ाहमत नजर नहीं आती है। पंजाब की तहरीक इंसाफ में इतनी ताकत नहीं है कि वो पंजाब से कोई मज़ाहमती तहरीक शुरू कर सकें। इसीलिए उन्होंने पहला जलसा पेशावर में रखा या कोयटा से शुरू करने का ऐलान किया। बलूचिस्तान से, पंजाब से दूर रह रहे हैं। अब आप देख लें, पेशावर का पहला जलसा भी देख लें और फिर पेशावर में तो वो कोर कमांडर के कोर हेडक्वार्टर में इफ्तारी में हो आए हैं। तो पेशावर से मज़ाहमती तहरीक तो अब समझ नहीं आती है जब आप कोर हेडक्वार्टर में इफ्तारी कर रहे हैं। बाकी क्या रह गया? अगर पंजाब नहीं करना तो बाकी तो मुझे कोई एहतजाजी तहरीक में इतना दम नजर नहीं आता है। एक इस्लामाबाद का जलसा उन्होंने जरूर अनाउंस किया था, फिर उसको मुलतवी किया उन्होंने। अब देखते हैं ईद के बाद क्या वो इस्लामाबाद में वो जलसा करते हैं या नहीं करते। लेकिन ईद के बाद तो यही है ना कि मुखालिफ इसके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ ज़ाहिर है जितनी इत्तेहाद करेंगे ये भी एक तरह से, और सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। एहतजाज की बातें तो इस तरह से चल रही है कि शायद इस मरतबा शायद वाकई कोई एक बड़े लेवल की चीज़ करने जा रही है। या आपको लगता है कि एहतजाज नहीं सिर्फ जलसा होगा? देखिए, अगर सिर्फ जलसा हो तो हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। जलसे तो जमहूरियत का हिस्सा है। जो भी सियासी जमात जलसा करना चाहे वो जलसा कर सकती है। हुकूमत को प्रॉब्लम कहाँ होता है? जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, जहाँ आपको धरना देने की कोशिश करें, कोई रेड जोन में आने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई माहौल इस वक्त मौजूद है और उसकी कोई सहूलतकारी मौजूद है या तहरीक इंसाफ में इतना दम है। दूसरा, जो इत्तेहाद बनाया गया, आप देखें ना, तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई साहब को सदारती उम्मीदवार बनाया, उन्हें बलूचिस्तान से एक वोट नहीं मिला। तो ऐसी जमातें जिनके पास ना कोई पार्लिमानी ताकत है ना कोई वैसे ताकत है, उनको साथ मिलाने का तो कोई फायदा नहीं। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान अगर तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान करें तो फिर हम इसको 1+1 कह सकते हैं। अभी तक तो 1+0+0 ही है। लेकिन मुज़म्मिल साहब, जिस तरह से हम पार्लिमान का हाल देख रहे होते हैं, किस तरह से नारेबाजी हो रही होती है, या ओवरऑल भी अगर सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखें या वैसे भी देखें, तो अपोजिशन मुखालफत तो सही तरह कर रही है। अब ऐसे में हुकूमत के लिए क्या कोई चैलेंजिंग नहीं होगा ये कि किस तरह से वो डील करें? अगर आवाज़ें इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही हैं और सपोर्ट एक तरह से नहीं है, अपोजिशन वो वाली अपोजिशन का रोल नहीं निभा रही कि वो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, बल्कि ये कि जो हो रहा है वो भी ना हो। अब तक वो क्या रोक सके हैं? आज चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब उन्होंने रोक लिया, वजीर आजम का इंतखाब रोक लिया, वजीर आजम की तकरीर रोक ली। कोई भी अगर वो असेंबली में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो क्या शोर मचाने के अलावा वो उस कार्रवाई को तो नहीं रोक सके हैं। पंजाब में देख लें तो मुझे आप जब अगर काम चल रहा है तो आप शोर भी मचाते रहे तो क्या फर्क पड़ता है? वो भी जमहूरियत का हिस्सा है। अगर ऑपोजिशन शोर मचाने को ही अपनी पॉलिसी समझती है और हुकूमत उसके साथ साथ अपने एजेंडे को आगे लेके बढ़ती रहती है, तो आपके ख्याल में हुकूमत उस शोर से परेशान होकर हुकूमत छोड़ देगी कि ये शोर मचा रहे हैं लिहाजा हमें घर चले जाना चाहिए? और ऐसे में मुज़म्मिल साहब, कुछ दिन पहले जो रिलीफ मिलना शुरू हुआ था पीटीआई को, बानी पीटीआई को स्पेशली, अब ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि कुछ और केसेस अगर उनकी वजह से वो आज जेल के अंदर हैं तो वहां से भी कोई रिलीफ मिल सकता है आने वाले महीनों में और वो बाहर आ सकते हैं? केसेस बहुत ज्यादा हैं। एक केस हो तो मैं और आप बात कर लें कि उसके ये दुरुस्त बात है, केसेस ज्यादा मंतकी इंजाम तक पहुंचेंगे तो कहां तक क्या होगा। इससे पहले जो सियासतदान थे वो नवाज शरीफ साहब पर 2 ही केस थे, तो हम उन 2 केसों के मुस्तकबिल पर बात कर लेते थे। यहाँ बहुत ज्यादा केसेस हैं लिहाजा, और नीचे पाइपलाइन में और केसेस हैं जिनके ट्रायल चल रहे हैं। कोई ट्रायल ऊपर से खत्म होगा, नीचे से नए में फैसला आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी वो एक साइकिल में फंसे हुए हैं और इस साइकिल से किसी एक आध रिलीफ के नतीजे में निकलना मुश्किल है। 190 मिलियन का फैसला भी खड़ा है, 9 मई के मुकदमात भी होंगे और मुकदमात भी हैं। तो इमरान खान साहब ने अपने ऊपर इतने ज्यादा मुकदमात कायम करवा लिए हैं कि अब वो बाहर निकलना जरा मुश्किल नजर आता है।
सही बात है, बड़ी मेहनत नजर आती है। तो इसमें मुजम्मिल साहब, अब आप आगे किस तरह से देख रहे हैं, सिचुएशन किस तरफ जाएगी, स्पेशली ईद के बाद की बात की जाए, ओवरऑल क्या सियासत एक नया रुख लेगी या बस जिस तरह मामलात चल रहे हैं अभी मामलात उसी तरह से ही चलते रहेंगे, बस ऑपोजिशन शोर मचाएगी, केसेस होंगे उनके ऊपर, वो अपने केसेस लड़ेंगे और हुकूमत अपना काम करेगी? यही देख रहे हैं आप मंजर-ए-आम हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि मिड टर्म, अभी तो खैर बहुत वक्त है लेकिन चूंकि अभी से आवाजें उठना शुरू हो गई मिड टर्म इंतखाबात से मुताल्लिक, ये तो कोई मिड टर्म का चांस नजर नहीं आता है। ओके, मिड टर्म तो इमरान खान साहब जब उनके पास 4 हुकूमतें थी, सूबाई, गिलगित, आज़ाद कश्मीर, केपी और पंजाब, तब भी वो मरकजी हुकूमत से मिड टर्म इंतखाब नहीं ले सके थे। और अगर कोई हुकूमत बैठी हो उसको आप पार्लियामान में से अदम एतमाद से तो निकाल सकते हैं, लेकिन कोई उसे गन पॉइंट पर उससे इलेक्शन का इनकाद नहीं करा सकता। मुझे नहीं लगता कि किसी स्टेज पर भी मुस्लिम लीग नून ये फैसला करेगी कि हमें मिड टर्म पे जाना चाहिए। अगर कोई उनसे हुकूमत छीनता है तो वो छीन ले, और बात लेकिन मुझे नहीं लगता, लेकिन वो मिड टर्म की तरफ कोई छीनेगा नहीं। ये बात भी आपकी बड़ी अहम है। ये अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन, जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर हैं, उसकी मुनासबत से कोई इकनॉमिक मामलात आगे बढ़ सकते हैं? कोई ऐसी चीज़, ज़रा दोस्त मुल्क है सऊदी अरब, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है? दौरे होते हैं, अगर तो कोई पाकिस्तानी साइड कुछ क्लेम कर रही हो तो हम उस पर इबाम पैदा कर सकते हैं कि आप अपना दौरा कामयाब करने के लिए कोई ऐलान कर रहे हैं, कोई दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज सऊदी साइड से आ रही है तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अभी जो मैंने देखा है कि सऊदी साइड से 7 बिलियन की बात की जा रही है, कुछ मादनियात, तांबे की और रिजर्व्स बढ़ाने की बात की जा रही है, तो वो पाकिस्तान साइड ने नहीं की है, उन्होंने किया, तो इसमें खासा वजन है। उस जब वो बात करेंगे तो उसमें वजन है। अगर शहबाज शरीफ के कोई वजीर ये दावा कर रहे होते तो मैं और आप सवाल कर सकते थे कि वो अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए क्योंकि वहां से है, तो लेट्स होप कि ये वाकई ये वाली अपॉर्चुनिटी हो। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे ना, कि चूंकि सऊदी साइड से ये आ रही है 7 बिलियन तांबे और दीगर मादनियात से मुताल्लिक जो उनकी और इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेट्स सी वो किस तरह से हम एक्सपेडाइट कर पाते हैं।